अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा और मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी तरफ से भी आप सबको खुश आमदीद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा और खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम शो का आगाज़ करते हैं। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय फ़ौज के हाथों मुसलसल जो कश्मीरी हैं उनकी नस्ल कशी की जा रही है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारत जो है वो इंसानी हुकूक की कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई जो अक़वाम मुत्तहिदा है या जो बाकी ममालिक हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो खामोश हैं। वहाँ इंसानी खून जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। हर रोज़ जुल्म सितम की हम देखते हैं एक नई से नई कहानी लिखी जा रही है। माओ बहनों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, यहाँ तक कि जाली पुलिस मुकाबले किए जाते हैं और वहाँ मासूम कश्मीरियों को जो है जान से मार दिया जाता है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और जी हाँ, आज इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं कि कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है क्या उसको रोका जा सकता है, और अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो हम अगर जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, अगर उसे रोक नहीं सकते तो कम से कम हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। और आवाज़ भी नहीं अगर उठा सकते तो हम दिल में बुरा तो जान सकते हैं कि वहाँ पे गलत हो रहा है। हमारी नीयत जो है वो जो हम लोग हैं, हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ खड़े हैं। हमारे लिए यही काफ़ी है। हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड आमिर अली शाह साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फ़हीम। कैसे हैं आप? वेरी फाइन, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सर मैं शुक्रगुजार हूँ अब तक चैनल का कि उसने मुझे इस अदना से स्पाई को मौका दिया कि जो इतना सेंसिटिव टॉपिक है उसमें मैं अपनी लबकुशाई कर सकूं। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि इट इज़ जो हम कश्मीर को जब देखते हैं राइट फ्रॉम 1947, हरी सिंह का ये नहीं है कि हरी सिंह ने एक वो क्या कहते हैं उसको लेके अलाइन कर लिया इंडिया के साथ। आप देखें कि हम पाकिस्तान में जब फ़हीम बात करते हैं ना, तो हमारा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको दो चीज़ें बताती है। एक वो पहले उसके कान में अजान देती है और दूसरा उसकी माँ जो है स्टोरियाँ सुनाती कश्मीर की। हमारे जितने भी बड़े बड़े हीरोज बने हैं, हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं 1948 की, 65 वॉर की, कश्मीर के ऊपर और कारगिल की, आप देखें कि उसमें जितने भी हीरोज पैदा हुए हैं वो कश्मीर के ऊपर हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में आप देखें पिछले दिनों में ये जो शोपियां में उन्होंने 3 जवान मारे हैं हमारे वहाँ के, वो आप देखें कि वो वहाँ पे गए थे, क्या कहते काम करने के लिए गए थे, आपने हत्थों को मारे हैं। और ये जो चीज है ये इतनी को अभी आप वहां के जवानों को ये जो मूवमेंट चल सकी ना, ये याद रखें कि जो जो दुनिया में बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चली हैं उनमें से हमेशा खून देना पड़ता है, वो आज दे रहे हैं। एंड इंशाल्लाह ताला उनकी ये जो कुर्बानियां ये रंग लाएंगी, ये जाया नहीं जाएंगी। सर देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमारा नुकसान होता है इसमें, मगर मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि हमारी जो अफवाज हैं ये उनके नहतों पे फायरिंग नहीं करते हैं। अगर वहां से फायरिंग होती भी है तो यहाँ सिर्फ उन्हीं के मोर्चों का निशाना बनाया जाता है, उनको फौजी साजो सामान का नुकसान पहुंचाया जाता है, आम शहरी आबादियों पे फायरिंग नहीं होती। तो यहाँ से पता चलता है कि आप मतलब ज़र्फ क्या है, कौमों का ज़र्फ क्या है, ये आपकी बात सामने आती है। भाई मैं आपको बताऊं, चूंकि अक्रॉस द बॉर्डर वो सारे के सारे हमारे अपने भाई बैठे हुए हैं और इंडिया इस चीज का बहुत फायदा उठाता है, लेकिन चूंकि हमारे जवानों की स्पिरिट बहुत हाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी उन्होंने कोई ऐसी बात करने की कोशिश की है, आपने जो पिछले साल वाला वाकया हुआ है उसमें देखा है, अगर वो ऐसी झूठी अपने लिहाज से कोई स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक की कोशिश करते हैं तो आपने देखा कि आजकल मीडिया उसको बिल्कुल उनको वहां पे वो नंगा कर देता है कि हाँ भाई इट्स नॉट ऑन, ठीक है ना। आप देखें कि जो हमारा जवान है ना, वो जब भी ये जो क्रॉसटिज को देखता है अक्रॉस द वर्ल्ड, आप चले जाए इंग्लैंड में चले जाए तो उसने ये एक कश्मीर का झंडा उठाया होगा और दूसरा उसने पाकिस्तान का झंडा उठाया। ठीक है ना, हमें पता है, हमारे जवानों को पता है। मैं बताऊं, हमारा जब जवान जब वो अपना कश्मीर को देखता है ना तो वो ये कहता है कि आज ही तो कल मैंने इसको लेके आना है। बिल्कुल ऐसा। और हमारी जब ट्रेनिंग होती है, मैं ज़हीम आपको बताऊं, तो हम जब ऑफिसर्स भी होते हैं या जो हमारा जवान भी तैयार हो रहा होता है
तो एक शेर कहता रहता है जो मुझे अभी आज के मौके के कहता है, वो कहता है जियो तो मिसले गाजियां मरो तो हैं शहादतें, जियो तो मिसले गाजियां मरो तो है शहादतें, इधर भी हैं इबादतें उधर भी हैं इबादतें। ठीक है ना, वी आर नॉट स्केर्ड। ये अभी इंडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, वो साइकोलॉजिकली उनके जो सोल्जर्स हैं वो इतने बीट हो चुके हैं। आप किसी नेता को, आप फेम आम ले लो कि आप किसी आम जो शरीफ आदमी है और आप पावरफुल हो, अगर कभी आप किसी उसको पुश ही कर दो तो आपको बड़ी गिल्टी फील होती है। उनकी आर्मी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, उनके जवान पागल और खुदकशियां कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हम इन हत्थों को मारे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सर उनका जो ये जुल्म सितम का जो तरीका है और जो उसमें कमी नहीं आ रही, कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो हमने भी हाईलाइट किए हैं और इंटरनेशनली भी उसका चेहरा जो है, जिसका मकार चेहरा है, वो काफ़ी हद तक सामने आ चुका है। उसके बावजूद उनके जो एक्शंस हैं उनमें कुछ कमी नहीं आ रही, वही जुल्म सितम, वही दहशतगर्दी। ज़रा इंडिया में 33 मूवमेंट्स चल रही हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आजकल लक्ष्य आता है ना उनका डिसइंटीग्रेट होना था। रशिया वाज वेरी स्ट्रांग। रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ इतनी बड़ी यूएसएसआर से, जब छोटी स्टेट्स में बना, तो वहां पे सर्टेन फैक्टर्स थे। इंडिया को पता है कि द डे कश्मीर, और पूरी दुनिया को पता है कि ये सबसे बड़ी काज है। जिस दिन वो हो गया, इंडिया विल नॉट इन डेज, इन आवर्स टूट जाएगा। ठीक है ना। और उसी वजह से हम यूएनओ के ऊपर, मैं कहता हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा देता हूं कि उन्होंने यूएनओ की जो पिछले दिनों में उनकी स्पीच है, उन्होंने ये कहा कि हमसे वो 7 गुना बड़े हैं। हमारा और उनका एक ही स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, दैट इज न्यूक्लियर वॉर। हमारे वो कह रहे हैं और वो पूरी दुनिया देखेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो आर्मी की जो आला क़यादत है, जो मैंने आर्मी में काफी अर्सा सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो टीम है जनरल सिपा सलार की, वो बड़ी स्ट्रांग है। देखें इस टाइम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़े हैं, वो वेस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़े हैं, वो कश्मीर को भी देख रहे हैं। आप लगाएं कि, और आपको पता सर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे माजरत के साथ। ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से कि किस तरह भारतीय फ़ौज के हाथों मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड आमिर अली शाह साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और मेरे साथ है ज़ारा रज़ा। प्रोग्राम को वापस वहीं से शुरू करते हैं। सर, हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे। इंडियन आइन के आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो खसूसी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की है, मकबूजा कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इससे आपको नहीं लगता कि कश्मीरियों को कोई नुकसान पहुंच सकता है, या ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है? ज़रा इस बारे में बताइएगा। फ़हीम, आपने बड़ा जो सेकंड पार्ट आपने कहा, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है जी। ये आर्टिकल 35 प्रोवोक करके आपके समझते हैं ये जो उनकी कंपेन है वो रुकेगी? बल्कि जो अभी जो हो रहा है, जो उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, आप लगाएं कि क्या उसके बाद जो हमारे वहाँ के मकबूजा कश्मीर में जवान है या उनकी स्ट्राइक्स में कमी आई है? नहीं। आप उनको बेशक कुछ भी कहें, मोदी मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, घर से आपके पैदा होते हैं। ये करने से इस तरीको उन्होंने एक नई इम्पीटस दे दी है, एक नया जन्म दे दिया। मैं समझता हूं कि जो पहले आप देखें कि अभी जहां जहां पे इनके लोग हैं, आप चले जाए कनाडा में, यूरोप में, इंग्लैंड में, तो आप देखें ये जो कश्मीर वाला जम्मू के लोग हैं, ये ज्यादा गेयर अप हो रहे हैं पिछले मुकाबले में। और ये मोदी का ये वाला चलने वाला नहीं है। आप लगाए जो उनके अपने अलायंस होते थे, फरूक अब्दुल्ला, वो भी इसको नेगेट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि इससे फायदा कुछ नहीं होगा। कर्फ्यू लगाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां की जो इन्होंने 3 से 4 कोरे वहां की आर्मी में डिप्लॉय की हुई हैं, वो जवान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये उनके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं कि आप उनको किस तरह की 6-6 माह तक वो छुट्टी नहीं जा सकते। आप रिसेंटली देखे, परसों एक जवान अपने सुसाइड कर रहे हैं। महीने में आपको उनका जो साइकियाट्रिस्ट डायरेक्टरेट है वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई रीजन क्या है। जब आप करेंगे, और ये बात याद रखें, जब भी आपने किसी को दबाने की कोशिश की है ना, वो जो तहरीक होती है वो ज्यादा स्ट्रांगली आती है। हाँ। तो मैं यही जो मेरी एक अदना सी राय है वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये डेज की बात रह गई है।
आप देखेंगे में इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूएनओ को है उनको अपना रोल बड़ा प्ले करना चाहिए। आप देखिए जहाँ पे ड्राउट्स होते हैं, जहाँ पे सैलाब आते हैं, यहाँ पे हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते हैं। आप पिछले दिन में देखे कि उन्होंने यूएनओ की गाड़ी पे फायर कर दिया। इतने फ्रस्ट्रेशन है कि यूएनओ के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, मिलिट्री ऑब्जर्वर दोनों साइड पे, उन्होंने उनकी गाड़ी पे फायर कर दिया। सो दिस शोज देयर फ्रस्ट्रेशन। अगर हमारा यूएनओ इस अपने इसके रेजोल्यूशन के मुताबिक इन दोनों को, कश्मीरियों को, मजबूका कश्मीरी वालों को अपनी आवाज उठाने का और अपना प्लेबसाइड करने का राइट नहीं देता, तो आप देखेंगे कि ये मोदी के गले में कैसी क्या कहते हैं बल्कि फंस चुकी है। अगर आप देखें तो उसकी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, इट्स नॉट गोइंग फेवर। सिख की प्रॉब्लम खड़ी होगी है, सिख आए हुए हैं। हाँ, आप देखिए बिल्कुल में आप मतलब मुसलमानों की नस्लकशी नहीं की जा रही, वहाँ पे जितनी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। सिख की एग्जांपल्स ले लें तो ये मोदी सरकार के लिए कितना उनके अगेंस्ट जा सकता है ये चीज। देखिए जी, अभी कांग्रेस पिछले दिनों में देखें तो सोनिया गांधी का बेटा जो है जो उनके और उनकी बेटी प्रियंका गांधी जो थी, वो सिख के मूवमेंट के साथ वो क्या कहते हैं वो वहां पे उसने पार्टिसिपेट किया और अपना मैसेज दिया। जो राहदारी है करतारपुर वाली राहदारी, हाँ। आप देखें कि अभी लोग वहां पे वो उनका मदीना हमारे पास है, उनका मक्का हमारे पास है। हाँ। उनके जितने भी मजहबी रिचुअल जितनी भी जो बड़ी बड़ी है हमारे पर पड़ी हुई हैं। आप ये लगाएं और हमारी तरफ से खुले दिल से इजाजत है कि वो आए और हमने एक साल में बना के पुल उनको कर दिया है। आप देखें ना, आप उनके भी जो है मजहबी जज्बात से खेल रहे हैं। आप किसी को लॉ नहीं कर रहे कि उसको अपनी मस्जिद सामने नजर आ रही है, छोड़ के चले जाते हैं। सर वो गुरुद्वारा जो करतारपुर वाली जो जगह है, ये इतनी एक मुकद्दस उनकी मजहबी एक ऐसा मुकाम है जी हाँ, कि वहाँ यहाँ आने की तो इजाजत नहीं थी। वो 3 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे एक दूरबीन के साथ वो सिर्फ इस उनकी जो ये जो गुरुद्वारा है यहाँ के सिर्फ जियारत किया करते थे कि यहाँ पे जो गुरुजी जो है ना उन्होंने आखिरी अय्याम गुजारे। सिर्फ इतनी दूर से पता नहीं कहाँ से इंडिया से चल के आते थे, उस बॉर्डर पे रुक के सिर्फ ऐसे देखते थे, आंसुओं से रोते थे और वापस चले जाते थे। तो मतलब आप देखें ना, एक जो इतना तड़प रहा है, हमने तो उनको ऐसे स्पेस दे दी कि आप आए, आप यहाँ आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह ये ले, आपकी हमारी तरफ से रोक टोक थोड़ी है। हम तो नहीं अपने आप को आप लोगों की तरह वो कहते हैं जिस तरह इंडिया अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहता है ना, और हालत देखिए क्या कर रहा है, किस तरह आप फहीम आप देखें कि इंडिया में झंडे लहराए जा रहे हैं पाकिस्तान के। वहां पे उनके जवान जो है, जो मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ा इवेंट होता है, मैचेस होते हैं, वो मैचेस लगा के उस दिन पाकिस्तान के नारे मारते हैं। वहां पे बच्चे जो हैं वो हमारे परचम को शर्ट के नीचे पहन के चलते हैं। आप सिखों के पास चले जाएं, आप जितनी मूवमेंट हो रही है अभी जो सिख बैठे हुए हैं वो तो ओपनली बात कर रहे हैं, वो तो इनको कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें जो मकबूजा कश्मीर में जितनी जेनोसाइड हो रही है, जितना जुल्म सतम हो रहा है, इसमें यूएनओ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आज प्ले करेंगे, क्योंकि आप उनको उस कॉर्नर पे, बल्कि आप उसको ले चुके हैं, आप कश्मीरियों को देखें तो आप उनको उस कॉर्नर पे लेके जा चुके हैं। अभी इट इज टाइम, अभी उनको फ्रूट मेरे ख्याल से जो 73 साल का जो चल रही है सारी की सारी, उसके ऊपर अभी ये जो उन्होंने आर्टिकल प्रोवोक कर दिया 35 को किया हुआ है, लेकिन और कर्फ्यू चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कितना मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं? तो उनके अंदर एक जो जुस्तजू होती है, जो आप ये यार के जब तहरीकों को आप जितना दबाते हैं ना, वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। सर जिन कौमों को आज़ादी मिलती है, जो आज़ादी लेती हैं, वो इसी किस्म की कीमत जो है वो अदा करती हैं, और कश्मीरियों ने बहुत ज़्यादा कीमत अदा कर दी हुई है। अब आज़ादी इनका मुकद्दर बन चुकी है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर भी एक आज़ाद हैसियत से, वो उनके जितने भी हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वहाँ पे, वो इन जुल्म सितम के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, एक वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। दिफाई तजियाकार जनाब मेजर रिटायर्ड आमिर अली शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से कि किस तरह कश्मीरियों की भारतीय फ़ौज के हाथों कश्मीर में उनकी नस्ल कशी की जा रही है। जो जुल्म व बर्बरियत का एक सिलसिला है वो आखिर कब तक जारी रहेगा, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर रिटायर्ड आमिर अली शाह साहब, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं।
सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कश्मीर की हम बात कर रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, वहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन है और अब तो हर किसी ने ये लॉकडाउन को एक्सपीरियंस कर लिया है जब से कोरोना वायरस आया है और वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल्स फ़ोन की सर्विसेज चली जाती हैं, उसके अलावा जो हुर्रियत रहनुमा है, बुनियादी ज़रूरियात बिल्कुल, और जो हुर्रियत रहनुमा है उनको भी नज़र बंद करके रखा हुआ है, वो किस हाल में है, कहाँ पर हैं, कुछ नहीं पता। क्या कहेंगे सिचुएशन क्या? ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना वो बेसिक राइट्स होते हैं किसी के भी। आप किसी के बेसिक राइट्स को नहीं छीन सकते। उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन होती है कि जब आप कर्फ्यू इम्पोज करते हैं कि या कोई ऐसा पैंडेमिक हो जिस हमारे मुल्क में है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आप उन निहत्तों को, कि हालांकि आप देखिए कि उनको 1 साल हो गया, इससे बड़ा कर्फ्यू लॉकडाउन आपने एक्सपीरियंस किया कि एक महीने के लॉकडाउन में लोग साइकोलॉजिकली बीट होना शुरू हो गए, घरों में बैठे आप लगाए उस कौम का, लगाए उस कौम के जुनून का, लगाए जिसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, उनको जिसपे ना उनको 100 दफा मेडिकल की जरूरत होगी, उनको बेसिक फूड की जरूरत होगी, उनको क्या कहते हैं इवन के पानी तक लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो चश्मों से जाके पानी लगाते हैं। आप लगाएं कि वो जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मेरे हाथ से इतना बड़ा क्या कहते हैं दुनिया में ये भी एक रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे लॉकडाउन में बाहर पुलिस होती थी ना जी जी, और वो आपको जान से मारने के लिए नहीं खड़ी, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे फौज खड़ी है, इंडियन आर्मी, बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपकी मतलब आप अगर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, किसी हद तक जा सकते हैं वो। फहीम, सबसे बड़ी बात ये है जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जितनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, यूएनओ को चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात को 100% सेकंड करता हूं, अपने फॉरेन ऑफिस को भी कहता हूं कि जब तक इस मसले को यूएनओ सीरियस नहीं लेंगे, आप देखिए मसला कश्मीर जो पैलेस्टाइन इशू है, ठीक है ना, उसके लिए क्या कहते हैं पूरी यूएनओ इन्वॉल्व है। अगर आज हम जिस जो है, हम वैसे भी हमारा जो दिल है ना, हमारी शहर आगे कश्मीर, आप ये मत कभी ना समझिए, हमें कुछ भी हो जाए ना, हम जब फौज में थे जब तो हम कहते थे कि अगर मेरी शहादत, अगर मैं कभी शहीद होके आता और तो मेरे जो कफन, मेरी जो लाश लिपटी होती ना, वो कश्मीर से आती मेरे घर में, मेरे घर वाले मुझे, मेरा बेटा खुशी से कहता कि मेरा बाप शहीद हो गया। यही जज्बा है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप ये हमारा जज्बा है, ये हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा है, हम इसको नहीं कर सकते। ये रह गया, ये जो कर रहे हैं ये इनको दे हैव टू पे फॉर इट। ये बहुत ज्यादा, इतना बड़ा लॉकडाउन, इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखी। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम ह्यूमन राइट्स के बड़े क्या कहते हैं फॉलोअर हैं, ये है, उनको क्या कश्मीर नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और हमने इस हसास मौजू पे बात की। इस दुआ के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं कि अल्लाह करे कि वो दिन बहुत जल्द आए जब कश्मीरी आज़ाद फिजाओं में सांस लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करें कि कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अवाम को इस वक्त जो हुकूमत से सबसे ज़्यादा शिकायत है वो महंगाई के हवाले से है। हुकूमत भी मुसलसल इस कोशिश में है किसी तरह अवाम को कुछ रिलीफ पहुंचा सके, मगर ओवरऑल दुनिया के हालात और पाकिस्तान के मुआशी हालात देखते हुए हुकूमत उस तरह अवाम को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। मगर अभी अवाम को एक उम्मीद थी कि शायद अभी दोबारा मजीद महंगाई नहीं होगी, क्योंकि अवाम की महंगाई की वजह से पहले ही कमर टूट चुकी है। अवाम की जो कुव्वत खरीद है वो पहले की निस्बत कम हो चुकी है, जो आमदन के ज़राए हैं वो भी कम हो चुके हैं, मौक़े कम हो चुके हैं आमदन के। तो ऐसी सूरत हाल में अगर किसी चीज़ में 1 रुपया भी कीमत बढ़ती है तो वो बड़ी तकलीफ पहुंचती है, और स्पेशली वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जैसे आटा, चीनी, घी, गैस, बिजली, पेट्रोल, और इन सारी चीज़ों पर जब कीमत बढ़ेगी तो अवाम बिल्कुल भी कोई एक मतलब अच्छा महसूस नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, जब वो चीज़ें आपकी पहुंच से, आपके हाथ से बाहर हो रही होती हैं तो दुख पहुंच रहा होता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ये महंगाई जो है ये इस पे कब काबू पाया जाएगा। ये हुकूमत
3 साल के करीब जो है वो वक्त गुजार चुकी है। अभी 2 साल, 2 सवा 2 साल, 2.5 साल जो भी एक वक्त रह गया है, उस वक्त में भी क्या अपने किए हुए वादे पूरे कर पाएंगे ये लोग? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट अभी मौजूद होंगे, मगर मैं टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो सार्फिन के हकूक है उनके हवाले से एक तंजीम को रन करते हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी रहे हैं महंगाई के साए तले। मुझे बताएं कि आखिर ये महंगाई कब कम होगी कुछ, या देखें अगर तो कुव्वत खरीद बढ़ रही हो आपकी, तो फिर चीज़ें महंगी भी हो जाएं तो वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती हैं हमारी ज़िंदगियों पे। अवाम की हालत ये है कि उनके पास नौकरियां नहीं हैं, काम करने के मौके जो हैं वो उनके पास कम हो चुके हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं वो भी ऐसी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना, अखराजात बढ़ जाना, किस तरह सारा कुछ चलेगा? ज़रा इस पे मैं चाहता हूँ कि रोशनी डालिए। जी, सबसे पहले तो अब तक का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि आखिर ये महंगाई करेगी क्या। एक तरफ तो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत सारे मामला दुनिया के चेंज हो चुके हैं, सिनेरियो ही बदल चुका है पूरा। और दूसरी तरफ हमारा अगर मुल्क देखेंगे, जो कोई इतना खास तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है और जहाँ पर मसाइल एक गंभीर शक्ल अख्तियार करके बैठे हुए हैं, जहां पर हम एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आ रहा कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए। अब रिलीफ का ये हाल है कि अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि एक जमाना मैं इसलिए कहता हूं कि जो चीज गुजर जाती है ना, तो वो जमाना बन जाता है, यानी कि गुजरा हुआ जमाना। तो अंडा एक ऐसी चीज है कि फहीम साहब के कोई भी गरीब शख्स भी एक अंडा लेके बनाया, अपने बच्चे को रोटी एक आध खिला के और वो गुजर बसर करवा देते थे। जी। अब अंडा जो है वो एक, मैं असल में बिल्कुल हल्की चीज से लेना चाह रहा हूँ कि मैं महंगाई का आपको वो बताना चाह रहा हूँ फैक्टर के जो इस वक्त कितना तबाही की तरफ हमें लेके जा रहा है। और जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि इस वक्त कुव्वत खरीद नहीं है, तो वो एक अंडा जो कि पहले 7 रुपए से 8 रुपए का इजीली मिलता था, लेकिन अचानक ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि लोग मुर्गियां भी पालें और मुर्गियां भी रखें। अब मुझे नहीं लगता कि लोगों ने मुर्गियां रखी या नहीं रखी, लेकिन अंडे को ऐसे पर लगे हैं इस वक्त। अंडा जो है वो, मैं डिफेंस और क्लिफ्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन पुरानी कराची के एक बहुत ही पसमानदा इलाका सुरजानी की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग एक रिलीफ के चक्कर में वहां गए थे, तो पता चला वहाँ अंडे दुकान पर 22 रुपए का एक अंडा बिक रहा था। अब मुझे बताएं कि आप 22 रुपए का एक अंडा, और उसके बाद आप आटा देखेंगे जिसको आटे की कीमत जो है, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये जो सरकार जो आटे की कीमत कहती है ना, ये यकीन करें मैं और आप वो आटा खा भी नहीं सकते। ये भी जिसको आटा कहते हैं, जिसमें से चौकर निकला हुआ होता है। जहां हम एक तरफ महंगाई की बात करते हैं, वहां हम ये भी बताएं कि जो चीज कहीं थोड़ी सी सस्ती होती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, तो उसके अंदर प्रॉब्लम कितने होते हैं। चौकर उसमें से निकला होता है, मैदा उसमें से निकला होता है, यानी कि वो एक 2.5 नंबर आटा जो है, समझ ले सब कुछ निकालने के बाद क्वालिटी नहीं होती है उस चीज में। आप एक सस्ती चीज, मतलब जब आपको क्वालिटी नहीं मिलती, आप फिर पैसे दे के जो है, कुछ इजाफी पैसे दे के आप कुछ मुनासिब क्वालिटी की चीज खरीदने की तरफ फिर आते हैं, तो वो सस्ती हुई चीज का तो कोई फायदा ना हुआ। नहीं, कोई फायदा नहीं हो। दूसरी एक चीज और मैं अब करूं कि जब आप अगर थोड़ा अच्छा आटा खरीदना चाहते हैं तो वो 70 से 80 रुपए किलो है। अब मुझे बताएं कि जिस आदमी ने महीने में 15,000 रुपए 12,000 रुपए कमाने, उसने घर का किराया भी देना है, उसने आटा भी खरीदना है, वो इस महंगाई के इतने बड़े दिन में वो किस तरीके से ये सारी चीजें खरीद सकता है, किस तरह अपनी लाइफ को गुजार सकता है। तो इस वक्त ये तो मैंने सिर्फ आपको छोटी सी अंडे से और आटे से जोड़ा है। अभी तो आपके साथ एक नया बम गिरने वाला है 2021 की शुरुआत से, कि समझी चली गई है पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी जाए। तो सर, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई भाई साहब, तो पेट्रोल के साथ रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो, असल में मसला ये है कि हम इस चीज को नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो यहाँ पर जो स्टेशन होती है वो उसकी आड़ में 10 पैसे 20 पैसे नहीं बढ़ाते, वो कच्चे 2-2 4-4 5-5 रुपए बढ़ाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, समरी चली गई है उसको बढ़ाने के लिए। आपके बिजली की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।
और सर सर मैं माजरत चाहता हूँ सर कतई कलामी के लिए। मैं आपसे जरा जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है इन सारी चीजों को बढ़ाने की। हुकूमत से अगर पूछा जाए, जवाब दिया जाए, वो कहते हैं ये माफिया सारा कुछ कर रहा है, हम इस माफिया को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मजबूत हो गया माफिया कि हुकूमत के भी काबू से बाहर है। हम इस हवाले से बात करेंगे। अगर चीनी की बात करें तो पिछले 12 दिन में चीनी की कीमत जो है वो अच्छी खासी जो है वो 7-8 रुपए कीमत बढ़ चुकी है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी सूरत हाल नहीं है। इस हवाले से हमने बात करने है। छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। और न्यूज़ कैफे में इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि सार्फिन के हकूक़ के लिए एक तंजीम में काम करते हैं। CRPC इस तंजीम का नाम है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके चेयरमैन हैं आप। तो शकील बेग साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, जरा 12 दिनों में चीनी की कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और अभी पेट्रोल के हवाले से भी खबरें सुनाई दे रही हैं कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने वाली है। हुकूमत से मुख्तलिफ जब महंगाई के वाक़यात के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये माफियाज हैं, हम माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। सर, पीछे रह कितना वक्त गया है, जरा आप इस हवाले से बताएं कि ये महंगाई को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है। असल में देखिए, माफिया बोलकर हम अपनी जान हुकूमत छुड़वाना चाहती है, वो ना छुड़वाएं। माफिया 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 नहीं है इसको, तो आवाम को आपने लफ्ज माफिया बोल दिया है, क्योंकि अब तो आवाम ही बेचारी बच गई है महंगाई की, जो जिस तरह वो उसको दलदल में दबती जा रही है। सेकेंडली, आप 8 रुपए चीनी की बात कर रहे हैं, ये तो वो लीगल पैसे हैं जो भरे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो मुनाफाखोरी की जाती है वो उसके ऊपर आप 10 रुपए और मजीद डालें तो चीनी जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने पुराने रेटों पे, यानी कि जो पहले चल रहे थे 105 रुपए 100 रुपए, उस पर आराम से तो रिटेल में बिकेगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मसला ये है कि आप समझते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाकर आप लोगों को रिलीफ दे देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मुल्क जो है वो तकरीबन कोई 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। तो महंगाई जो है ना वो उसकी वजह जो है लफ्ज खाली आप माफिया के पीछे छुप जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को निकलना पड़ेगा। और ये हम भी अभी तक यही कहते रहे कि नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी नीति पे कोई शक नहीं कर सकता और हम करते भी नहीं है, लेकिन खाली वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो नहीं कर रहा ना, उनकी टीम भी तो सर, मेरा ख्याल है शकील साहब, हम आपको एक लम्हे में दोबारा ट्राई करते हैं। कुछ शोर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी हम हुकूमत के हवाले से बात करते हैं, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं वो और जो नहीं है, उन सब का, ज़्यादातर लोगों का यही कि ठीक है, हम इमरान खान साहब की नीयत पे हमें शक नहीं है, वो एक ईमानदार आदमी है, उनकी टीम का इशू है, बाकी लोगों का इशू है, मगर ये सारे मामलात भी तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ही कंट्रोल करने हैं। उनके सामने ये सारा कुछ हो रहा है। अगर उनके सामने नहीं भी हो रहा तो मगर हकीकत तो यही है ना कि हो तो रहा है, कहीं ना कहीं अवाम तो पिस रहे हैं। ये इस मुल्क में अवाम ने इस पार्टी का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया है कि जो वादे किए गए थे कि अगर वो पूरे हो जाते हैं तो हमारे हालात जो हैं वो कदरे बेहतर हो सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो उस तरह के जो बड़े बड़े वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। अवाम इससे पहले के मायूसी की हद तक जा पहुँचे। हुकूमत को हम हुकूमत से अपील करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं कि इन सारे वाक़यात को संजीदगी से लें और अवाम को कुछ रिलीफ देने के हवाले से काम करने की कोशिश की जाए। इसके लिए हुकूमत को क्या प्लानिंग करनी है, किस मनसूबाबंदी के तहत ये सारा कुछ होना है, इसके ऊपर संजीदा होकर बैठने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा फिर से आन पहुंचा है, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं इस वक्त महंगाई के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो सार्फिन के हकूक़ के लिए काम करते हैं।
शकील बेग साहब, आप बता रहे थे माफिया के हवाले से, वो हमारा कुछ राब्ता भी जो है वो खत्म हो गया था। मुझे ये बताइए कि ये माफिया का मसला सिर्फ हमारे यहाँ ही है? मेरा तो ख्याल है कि ये एक ऐसा एक इशू है जो पूरी दुनिया में जो है वो हुकूमतें फेस करती होंगी, मगर इसके लिए बड़ा एक बाकायदा निज़ाम एक होता होगा, कहीं ना कहीं एक मॉडल, कोई फॉर्मेट ऐसा होता होगा जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये तो कोई जवाब ना हुआ कि ये माफिया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कहने के बाद भी अगर माफिया उसी तरह चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये फेलियर है? पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है हुकूमत कोई भी हो, वो ये लगता है तो एक मजाक सा लगता है जी, है ना, जी। है ना। ये तो कोई मतलब बाहर के लोग जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक ना हो तो वो कहें तो समझ में आती है बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर माफिया कह के आप उसके पीछे छुपना चाहते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल है ये हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है, खासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। और दूसरी बात ये आपको स्टेप लेने पड़ रहे थे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ रहा था, दुकानें बंद करनी पड़ रही थी, कारोबार बंद करना पड़ रहा था, लोगों को रोकना पड़ रहा था, तो वो तो आपने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। तो महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? वो जो मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है, जो कोविड के नाम पे बहुत सारे मामला करती रही, कंट्रोल करती रही, तो वो आज महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं बाहर आती है? उसको भी तो बाहर आना चाहिए ना, उस मशीनरी को। मसला यह है कि सरकार की मशीनरी इस वक्त जिस तरीके से पहले काम करती थी उस तरीके से काम नहीं कर रही। अब माफियाज अब किस माफिया की बात करें? आप मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत किसी माफिया ने बढ़ाई या गवर्नमेंट ने बढ़ाई? आप मुझे बताएं, चीनी की कीमत किसी माफिया ने बढ़ाई या गवर्नमेंट ने बढ़ाई? अंडे की कीमत किसने बढ़ाई? किसी माफिया ने बढ़ाई या गवर्नमेंट ने बढ़ाई? तो कौन सी माफिया है इसमें? अब मसला ये है कि माफिया तो फिर आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, तो वो ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए सिर्फ अपने लोगों को देखने की जरूरत है कि वो कौन सी माफियाज के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी माफियाज को लेकर बैठे हुए। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये माफियाज कह देना खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, देखिए, एक जानिब तो हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत का काम है कंट्रोल करना सारा कुछ, ठीक है, मगर इसके अलावा भी ये जो दुकानदार हजरात हैं ये भी अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, जरूरत से ज्यादा मुनाफा जो है वो भी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से चीज की कीमत जो है वो असल कीमत से कहीं ऊपर जा चुकी होती है। इस बारे में क्या कहेंगे और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये भी किसी एक जगह का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है कि जो सब्जी की कीमतों की अगर देखा जाए उनकी रेट लिस्ट में कुछ और होती हैं, आप वैसे अगर आटा चीनी घी की कीमतें असल में कुछ और हैं, जो एक खरीदार को मिल रही है कीमत वो कुछ और है। तो ये नाजायज मुनाफाखोरी जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये नाजायज मुनाफाखोरी ही बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है। जहां पर हम उसकी बात करते हैं ना कि माफिया, तो असल में समझते हैं ये वाली माफिया है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एक तो आपके सरकारी रेट जो है सो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आप नाजायज मुनाफाखोरी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा टाइम पहले की बात है, हम मंडी गए थे, वहां पर पालक जो थी वो उस वक्त 12 रुपए किलो थी, शहर में 70 रुपए किलो बिक रही थी। तो ये कौन सा? यही असल माफियाज है ना। अब 12 रुपए की चीजें अब उसका 15 रुपए में मिल जाए, 20 रुपए मिल जाए, 70 रुपए। अब ये इसके ऊपर एक्शन होना तो ये चाहिए था, जिस दिन वो 70 रुपए बिकी है उस दिन उन लोगों को बिल्कुल जो है ना कोई सजा दी जाती ताकि दोबारा ऐसे काम ना करते, पकड़ा जाता है। कौन मसला क्वेश्चन मार्क है ना। आप देखें, इसमें अगर आपने माफिया को खत्म करना है तो सरकारी मशीनरी ही इसको खत्म कर सकती है, अगर माफियाज हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक जुमले की हद तक रखना है कि माफियाज हैं, तो वो तो कभी भी नहीं खत्म होगा, फिर वो तो सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जैसे आपसे कहा कि जो सरकारी रेट बढ़ रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको नहीं रोकेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि अगर मिसाल के तौर पे पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चीजें जो खरीदी जाएंगी वो महंगी होंगी, तो कीमतें तो बढ़ जाएंगी ना फहीम साहब। तो उसको रोकने का एक ही आंसर है कि आप गवर्नमेंट के अंदर बैठकर कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाइए कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब की पिछले दिनों एक ट्वीट भी था, उसमें उन्होंने कहा था बस जी अब हम रिलीफ देने शुरू करेंगे, अब रिलीफ लोगों को मिलेगा, जो पहले हो गया सो हो गया, अब रिलीफ मिलेगा। फिर कहना कि अब सीख भी रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर एक ही चीज सीख लें कि चीजें सस्ती कैसे करनी है, अवाम में अगर आपने जगह बनानी है, अवाम को रिलीफ देनी है, तो वो सस्ता करें, चीजों को सस्ता ना करें, कम से कम उनकी उस कीमत पे तो लेकर आ जाए जो उसकी असल कीमत है। आप उस असल कीमत पे भी तो नहीं लेकर आ रहे चीजों को। बिजली महंगी आप कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा आप कर रहे हैं, तो कहां से सस्ता होगा? कोई भी चीज सस्ती नहीं हो सकती। सर, एक जो आपने कहा ना, जो सरकारी कीमतें हैं, एक तो उनमें इजाफा हो रहा है, मगर सरकारी कीमतों के हवाले से अगर किसी दुकानदार से ये बात की जाए कि भाई ये सरकारी कीमत है, तुम इतनी महंगी चीज क्यों दे रहे हो,
तो उसका ये कहना होता है कि ये जो कीमतें हैं ये रियलिस्टिक है ही नहीं है, हमें इतने में पड़ती ही नहीं है, एक चीज हमें वारा ही नहीं खाती, ये चीज तो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती इस कीमत पे। तो क्या वो भी सही कह रहे होते हैं कि उसमें उनका मुनाफा कम कर दिया जाता है, या वो नुकसान में आ रहे होते हैं, या उनको चीज मतलब उस कीमत पे नहीं मिल रही होती कि वो आगे उस कीमत पे आगे बेच सकें? इस बारे में क्या कहेंगे आप? फहीम साहब, ये बेसिकली आज से नहीं है, जब से मैं 2012 से इस फील्ड में हूँ, हम 2012 से एक ही बात सुनते हैं, वो कहते हैं जी रियलिस्टिक प्राइस नहीं होती। तो रियलिस्टिक प्राइस नहीं अगर होती तो आप ये बताएं कि वो गवर्नमेंट की लिस्ट जब छपती है तो अपनी दुकान पे क्यों लगाते हैं, अपनी उसमें तिजोरियों में क्यों रखते हैं? और सेकंडली दूसरी बात ये है कि आप उन मीटिंग्स में भी तो आते हैं, जब कीमत का तयन किया जाता है कमिश्नर की सतह पे, डिप्टी कमिश्नर की सतह पर, तो बकायदा इनके नुमाइंदे वहां बैठे होते हैं। डेली बेसिस के ऊपर फ्रूट और सब्जी की रेट लिस्ट निकलती है, अंडे की रेट लिस्ट निकलती है, आप वहां बैठे हुए होते हैं। तो उस वक्त आपको क्यों नहीं नजर आता कि जो कीमत लिखी जा रही है गलत है? आप मसला ये है कि मैं ये इसकी आड़ में उसके अंदर छुप कर ये कीमतों को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जी देखिए जी गलत हो गया। आम लोग जो है, आम लोग, शकील भाई माजरत चाहता हूँ, शकील भाई एक वक्फा फिर से आ गया है, एक वक्फा आ गया है। एक दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। और न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो साहब मौजूद हैं, शकील बेग साहब, आप एक ऐसी तंजीम के सरबराह हैं जो सार्फिन के हकूक़ के लिए काम करती है। शकील साहब, हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, मुख्तलिफ हम जो सेक्टर से उस हवाले से बात हो रही थी। मुझे ये बताइए कि आज हम 2020 में रह रहे हैं, एक जदीद दौर है, हर एक के पास स्मार्टफोन है। हुकूमत ने एक ऐप के बारे में भी बताया था कि एक ऐसी ऐप है जिसका मकसद यही था कि इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो नहीं हल हो पा रहे हैं वो अपने हल की तरफ आ सकें। तो उसका क्या रिजल्ट आया है? या उसके अलावा, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो वास्ता है वो सार्फिन के साथ रहता है, और आपके पास क्या तजावीज हो सकती हैं इस सारे मामलात को देखने के लिए, जरा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिटीजन पोर्टल बना हुआ है, उस पे लोग शिकायत करते हैं। हमने भी कई मरतबा शिकायत वहाँ फॉरवर्ड की है, लेकिन मसला ये है कि सिटीजन पोर्टल जो है वज़ीर-ए-आज़म की उसमें है, लेकिन जब आप वो कंप्लेन जाती है मिसाल के तौर पे सूबों से, और फिर वो किसी, तो डेफिनेटली फिर वो घूम कर फिर वो 18th अमेंडमेंट आड़े आ जाती है। कई चीजें जो है वो कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का काम होता है। लेकिन बात यह है कि सूबाई हुकूमतों का काम अपनी जगह होता है, लेकिन आपको अब देखिए, जैसे कि इस वक्त जो चीजें ठीक होनी चाहिए उसके लिए आपको कम अज कम सार्फिन की जो भी 2, 4, 6, 8 तंजीमें बनी है पाकिस्तान में, कम अज कम उनको साथ लेके चले। अब हम बैठे होते हैं कमिश्नर्स के साथ, हम बैठे होते हैं सूबाई हुकूमतों के साथ, लेकिन जब वहां बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब वो चीज ही फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कीमत बढ़ा दी है, जैसे चीनी की मैं बात करूंगा, जैसे मैं आटे की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर फिर वो कहते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। अब बिजली महंगी होगी तो डेफिनेटली चीजें, तो मेरा मकसद है कि जब आप सार्फिन के साथ, उनके साथ आपको, आपके जो MP MNAs हैं वो यहाँ से इलेक्टेड है, कराची से भी हैं, उनको चाहिए कम से कम वो आकर बैठकर बात करें। उनको तो फोन करें तो वो मेरे ख्याल है बाज दफा तो ऐसे मसरूफ होते हैं, मुझे तो लगता है कि सारा काम उन्हीं के ऊपर उनको दे दिया है गवर्नमेंट का, कि वो बेचारे बड़े बड़े मसरूफ है। लेकिन बात यह है कि सिटीजन पोर्टल पे आम आदमी जो बेचारा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो नहीं जा सकता, उसके लिए मुश्किलात होती हैं। वो फिर हमारे पास मगर फिर भी क्या उससे उसका कुछ फायदा पहुंचा है? कुछ फायदा पहुंचा है उस ऐप का? बिल्कुल होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, बल्कि कई लोग ऐसे हैं कि जो 25-25 साल से जिनकी शिकायत थी, जरूरी ये प्राइस वाली नहीं है, पुलिस वाले इश्यूज थे या दीगर दूसरे इश्यूज थे, प्रॉपर्टी के इश्यूज थे, वो भी उस पर गए हैं, तो वो हल हुए हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं हुए, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह स्पीडली चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। सर आखिरी सर आपसे मैं सवाल ये करूंगा कि हम एक ज़राई मुल्क है ना, हमारी जो कमाई है वो उसका जो बेशतर हिस्सा है वो ज़राअत से जुड़ा हुआ है। तो ज़राअत के शोबे में हमने क्या काम किया है? और हम आखिरी प्रोग्राम जब कर रहे थे इसके बारे में, तो जब अदादो शुमार सामने आए तो बड़े तकलीफ दे सूरत हाल थी कि हम तो खसारे में, जब हम मतलब वो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो इस वक्त तो अगर आटे और चीनी की बात करें तो इसका ताल्लुक भी डायरेक्टली ज़राअत से है। ये तो वो बुनियादी जरूरियात हैं जो एक ज़राई मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को होनी ही नहीं चाहिए। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? फहीम साहब, ज़राअत का यह हाल है कि जहां पर जमीनें होती थी, जहां पर फसलें उगाई जाती थी, वहां पर सोसाइटियां बन गई हैं।
वहां पर जब सोसाइटियां बनेगी तो डेफिनेटली सी बात है कि वहां से वो ज़राअत खत्म होती जा रही है। मैं खुद फिजिकली देखकर आया हूं कि मुझे वहां पर एक जमाने में वहां पर फसल नजर आती थी, वहां पर कॉलोनियां बन गई हैं। तो जब ये चीज, ये फैक्टर आ जाएगा तो डेफिनेटली उस मुल्क के लिए, जो ज़रई मुल्क होता है, उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। इस वक्त आपको ठीक होने की जरूरत है। देखिए, मैं अभी इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वहां पर एक तहरीक चली किसानों की, तो अब इस वक्त वहां पर लाले पड़ने वाले हैं खाने पीने की चीजों के। यहाँ पर अब इस वक्त अगर हमने अपने आप को सीधा नहीं किया, अगर हमने अपने ज़राअत सेक्टर को ज़रई मुल्क होते हुए भी ठीक नहीं किया, तो यकीन करें हमारे लाले दूसरे तरीके से पड़ेंगे, क्योंकि हमने उस सेक्टर पर तवज्जो ही नहीं दी। हम अब इस वक्त सीमेंट सेक्टर पर तवज्जो दे रहे हैं। हम इस वक्त, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त अगर हम थोड़ा सा तवज्जो इस पे दे दें, हमारे पास देखिए डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा है, हम उसके ऊपर थोड़ी जी सर, ये वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे तवज्जो की जरूरत है। हम